नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हसीन भिखारन। मेरा नाम मनोज है। मेरी उम्र 36 साल है। मेरे 3 बच्चे हैं और तीनों ही शहर के अच्छे स्कूलों में पढ़ते हैं। मुझे अपने तीनों बच्चों से बहुत प्यार है और उनके अच्छे फ्यूचर के लिए मैं बहुत मेहनत करता हूँ। मेरी अपनी कपड़े की दुकान है जो आजकल कुछ कम चलती है। मेरी शादी मेरी एक दोस्त से हुई थी। वह बहुत खूबसूरत है मगर जबान की बहुत तीखी है। जो दिल में आता है वह मुंह पर बोल देती है, फिर चाहे सामने वाले को अच्छा लगे या ना लगे। मैं अक्सर उसे समझाता हूँ कि ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर तुम्हें किसी की बात बुरी भी लगी है तो मुंह पर मत बोलो, लेकिन उसे मेरी बात समझ ही नहीं आती थी। वह कहती, मैं डरपोक नहीं हूँ, बहादुर हूँ कि दूसरों के मुंह पर ही उनकी बुराई उन्हें बता देती हूँ। लेकिन मुझे उसकी यह आदत पसंद नहीं आती थी। अक्सर मैं उसकी इन बातों को नजरअंदाज कर जाता था। उसकी इन हरकतों की वजह से आजकल मैं उससे कुछ खींचा खींचा सा रहने लगा था। कम से कम इंसान को बोलने से पहले बात का ख्याल तो रखना चाहिए कि सामने वाले को उसकी बात बुरी भी लग सकती है। आजकल दुकानदारी कम होने की वजह से मैं बहुत परेशान रहने लगा था। हालांकि मैं भगवान में विश्वास करने वाला आदमी था। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। एक दिन मैं दुकान पर बैठा हुआ था। कोई भी ग्राहक नहीं आया था। दोपहर हो चुकी थी, लेकिन एक भी ग्राहक की शक्ल नहीं देखी थी। गर्मी के दिन थे और गर्मी के मारे बुरा हाल था। लाइट भी चली गई थी और मैं हाथ से पंखा चला रहा था। मेरी नजर सामने वाली कपड़े की दुकान पर जमी हुई थी, जहां एक के बाद एक ग्राहक आ रहे थे और ढेरों खरीदारी करके जा रहे थे। ऐसा नहीं था कि मेरी दुकान छोटी थी या कपड़ा अच्छा नहीं था। मेरे पास हर तरह का कपड़ा मौजूद था, लेकिन फिर भी लोग मेरे पास कम ही आते थे। मैं अभी उस दुकान पर नजरें जमाए बैठा हुआ था। तब अचानक एक तरफ से एक भिखारिन आकर मेरी दुकान के सामने खड़ी हो गई और हाथ फैलाकर मुझसे कुछ मांगने लगी। मगर मेरा ध्यान तो सामने वाली दुकान की तरफ ही था। मेरे दिल ने एकदम से भगवान से शिकायत कर दी, मेरी दुकान पर आखिर कोई क्यों नहीं आता। तभी उस भिखारिन ने ऊंची आवाज में कहा, बाबूजी, मुझे कुछ कपड़ा दे दो। उसकी तीखी और तेज आवाज सुनकर मैं चौंक कर उसे देखने लगा और देखता ही रहा। वह ऊंची, लंबी, एक जवान और खूबसूरत औरत थी। उसने एक घिसा हुआ पुराना सा सूट पहन रखा था जो काफी गंदा हो चुका था। पाँव में पुरानी सी चप्पल थी, जबकि उसके गोरे रंग पर नाक में एक लौंग भी दमक रही थी, जो उसके गोल चेहरे पर बहुत खूबसूरत लग रही थी। चेहरे पर जगह जगह मिट्टी भी लगी हुई थी, फिर भी वह अच्छी लग रही थी। मैंने उसे देखा तो बस देखता ही चला गया। उसके चेहरे पर इतनी मासूमियत थी कि उसे देखकर दिल ही नहीं भर रहा था। उसने मुझे खोया हुआ देखकर फिर से कहा, बाबूजी, कुछ कपड़ा दे दो, मैं भिखारी हूँ। उसकी विनती सुनकर मैं होश में आ गया। उसकी तरफ ध्यान दिया। वह हसरत भरी निगाहों से मेरी दुकान में लगे कपड़ों को देख रही थी। मैंने कहा, दे दूंगा, पहले यह बताओ कौन हो तुम। उसने कपड़ों से नजरें हटाकर मुझे देखा और कहा,
मेरा नाम सीमा है। मैं एक भिखारी हूँ। मुझे उसका नाम काफी प्यारा लगा। मैंने फिर से पूछा, कहाँ से आई हो? उसने बताया, यहाँ से कुछ दूर एक वीरान जगह पर मेरा बसेरा है। वहां पर झोपड़ी में रहती हूँ। मैंने सुनकर सर हिला दिया और एक खूबसूरत सा सूट उसे निकालकर दे दिया। यह लो। कपड़े लेकर वह बहुत खुश हुई और अपनी थैली में डाल दिया। धन्यवाद बाबूजी। उसने मेरे द्वारा दी गई चुन्नी को अपने सर पर डाल लिया था। कहने लगी, मैं अच्छी लग रही हूं ना? वह सच में ही उस चुन्नी में बहुत प्यारी लग रही थी। मैंने कहा, हाँ, अच्छी लग रही हो। उसने दोबारा से मेरा धन्यवाद किया। उसने वह कपड़े पैक करके थैली में डाले और मुंह ही मुंह में कुछ गुनगुनाती हुई दुकान से निकलकर अपने रास्ते पर चली गई। मैं अभी तक उसकी गुनगुनाहट और चेहरे पर छाई खुशी में खोया हुआ था। अभी उसे गए 5 मिनट ही हुए थे कि एक औरत कपड़े लेने आ गई। मैंने उस भिखारी को निकाल दिया और उस औरत को कपड़े दिखाने लगा। अभी मैं उस औरत से फ्री हुआ था कि 2-3 औरतें और आ गई और कपड़े देखने लगी। फिर यह सिलसिला चल निकला। अभी पहला ग्राहक जाता नहीं कि दूसरा भी आ जाता। फिर सारा दिन यही हाल रहा। मेरी दुकान पर ग्राहक बढ़ते ही जा रहे थे। एक एक ग्राहक कम से कम 10 सूट खरीदता। अब मेरे पास इतना समय भी नहीं बचा था कि मैं बैठकर देखता कि सामने वाली दुकान पर कितने ग्राहक आते हैं और कितने गए हैं। सारा दिन मेरे पास ग्राहकों की लाइन लगी रही। शाम तक मेरे सारे कपड़े बिक चुके थे। आज पहली बार इतने ग्राहकों को निपटाकर और लगभग खाली दुकान को देखकर हैरान रह गया कि आज यह सब कैसे हो गया। एक ही दिन में इतने ग्राहक आए और सारी दुकान खाली हो गई। मैंने सारे पैसों को इकट्ठा किया और उन पैसों से ढेर सारे कपड़े खरीदकर अपनी दुकान फिर से भर ली। बाकी बचे हुए पैसों को घर लेकर आया और अपनी पत्नी को जाकर यह सब बताया, जिस पर वह भी बहुत खुश हुई और भगवान का धन्यवाद किया। अगले दिन रूटीन के मुताबिक मैं फिर से दुकान पर पहुंचा और ग्राहकों का इंतजार करने लगा। लेकिन उस दिन फिर से वह भिखारी सबसे पहले मेरी दुकान पर आ खड़ी हुई। लेकिन मैं यह देखकर हैरान हो गया कि उसने कल वाला ही वही गंदा सा सूट पहन रखा था। हालांकि कल मैंने उसे एक नया सूट दिया था, फिर भी वह वही गंदा पुराना सूट पहनकर आ गई थी। लेकिन वह मुझे अच्छी लगने लगी थी और उसको देखते ही मुझे अपना दिल हल्का सा महसूस होता था। उसने कल की तरह आज फिर कहा, बाबू, मुझे कपड़े दे दो। वह इतने नरम और प्यारे शब्दों में मुझे कपड़े मांगती थी कि मैं मना ही नहीं कर पाता था। ऊपर से उसका हसीन चेहरा मुझे इनकार करने ही नहीं देता था। मैंने आज भी बिना कुछ कहे उसे कपड़े दे दिए। आज उसने फिर मेरे द्वारा दी गई चुन्नी को अपने सर पर डाल लिया था। नीले रंग के कपड़े थे और चुन्नी भी नीले ही रंग की थी। यह उसके गोरे रंग पर बहुत ही खिल रहा था। उसने फिर पूछा, साहब, अच्छी लग रही हो ना? मैंने कहा, हाँ, बहुत अच्छी लग रही हो। मेरी बात सुनते ही वह झट से कपड़े उठाती हुई दुकान से बाहर निकल गई और मैं देर तक उसे जाता देखता रहा। उसके जाने के बाद आज फिर से मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग गई थी। मैंने दिन भर उसमें बिजी रहा। एक के बाद एक ग्राहक आता ही गया। मैं थक गया था। तभी दोपहर के खाने का समय हो गया, मगर अभी
भीड़ थी कि कम होने का नाम ही नहीं ले रही थी। मैंने सोचा कि अकेले तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा, तो कोई लड़का काम पर रख लेता हूँ। उस दिन भी मेरी सोच से कहीं ज्यादा आमदनी हो गई थी। मैं बहुत खुश था। उसी शाम मैंने एक लड़के को अपनी दुकान पर काम करने के लिए रख लिया। मैंने उसे बोला कि मैं महीने की तुम्हें सैलरी भी दूंगा। वह राजी हो गया। इस तरह वह लड़का मेरी दुकान पर काम करने लगा। जिंदगी रूटीन के मुताबिक गुजरती रही और मेरी दुकान दिन ब दिन तरक्की करती गई। लेकिन इस बीच वह भिखारिन भी रोज आती हैं और मुझे फ्री में कपड़े लेकर चली जाती हैं। लेकिन मैंने कभी उसे नए सूट पहने हुए नहीं देखा था। जो मैंने उसे दिए थे उनमें से उसने एक भी सूट नहीं पहना था, बल्कि हमेशा वही अपना गंदा पुराना सूट पहनकर ही आती थी। एक दिन मैंने उससे पूछा भी कि क्यों कपड़े नहीं पहनती हो जो मैं तुम्हें देता हूँ। वह हंसकर टाल देती और फिर मुझसे नए कपड़े लेकर चली जाती। मैं भी उसकी खूबसूरती से बहुत इम्प्रेस था। उसे इनकार ही नहीं कर पाता था। इस बात का मैंने अपने घर पर कोई जिक्र नहीं किया था और ना ही अपनी पत्नी को उस भिखारिन की बात बताई थी। मुझे पता था कि यह बात सुनते ही मेरी पत्नी मुझे लेक्चर देने लग जाती कि उसे फ्री में कपड़े क्यों देते हो, और फिर मुझसे कहती कि आगे से कपड़े मत देना। वह भिखारी रोज पुराने कपड़ों में आती और मुझसे नया सूट लेकर जाती। लेकिन उसके जाते ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लग जाती। सर खुजाने की भी फुर्सत नहीं मिलती थी। मेरी दुकान ने इस समय बहुत ही तेजी से तरक्की की थी। अब मेरे घर में पैसे की रेल पेल होने लगी थी। मुझे बहुत हैरत होती कि उस भिखारिन के आने से ही मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ क्यों लग जाती थी। पहले तो कभी ऐसा नहीं हुआ था कि मेरी दुकान पर इतने ग्राहक आते हो, बल्कि मैं तो हर समय खाली बैठा रहता था और सामने वाली दुकान को देखता रहता था, जहां हर समय भीड़ लगी रहती थी। मैं इसी लालच में उस भिखारिन को रोज नए कपड़े दे देता था। लेकिन अब मुझे उस पर शक होने लगा था। कुछ सोचकर मैंने इस मामले के बारे में पता लगाने की सोची कि आखिर पता तो करूं कि सबके पीछे कारण क्या है। और फिर एक दिन जब वह मेरी दुकान पर आई और बोली, बाबू, मुझे नए कपड़े दे दो। मैंने उसे एक नया सूट निकाल कर उसकी तरफ बढ़ा दिया। लेकिन जैसे ही उसने सूट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। मैंने उससे कहा, पहले मुझे यह बताओ कि तुम कौन हो और इन कपड़ों का क्या करती हो। उसके बाद ही मैं तुम्हें कपड़े दूंगा। मेरी बात सुनकर वह परेशान हो गई और बोली, मैं पहनती हूँ। मैंने थोड़ा गुस्सा होकर कहा, मैंने तो तुम्हें कभी नए कपड़े पहने नहीं देखा, बल्कि तुम तो हमेशा इन्हीं गंदे और फटे पुराने कपड़ों में रहती हो। वह कहने लगी, बाबू, मैं अपनी शादी के लिए उन कपड़ों को इकट्ठा कर रही हूँ। उसकी यह बात सुनकर मुझे लगा शायद वह सच कह रही हैं। तभी खामोशी से कपड़े उसकी तरफ बढ़ा दिए। वह कपड़े लेकर बाहर चली गई। लेकिन मैंने भी उसकी सच्चाई जानने के बारे में ठान लिया था। मैंने अपने दुकान पर काम करने वाले लड़के को दुकान पर बिठाया और फिर मैंने अपनी जीन्स और शर्ट उतार कर अपनी ही दुकान से एक नया कुर्ता पजामा निकालकर पहना और चेहरे पर मास्क पहन लिया। मेरे साथ काम करने वाला लड़का मुझे इस तरह
हुलिया बदलते देखकर चौंक गया और पूछने लगा कि मैं यह सब क्यों कर रहा हूँ। मगर मैंने उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दिया और उसे दुकान का ख्याल रखने का कहकर दुकान से बाहर निकल आया। मैंने दाएं तरफ देखा तो वह मुझे दूर जाती नजर आई थी। मैं तेजी से अपने कदम उसके पीछे बढ़ाता गया। रास्ते में एक जगह रुककर लोगों से पैसे मांगती थी, किसी से खाने की चीज मांगती और किसी से जरूरत की कुछ और चीज, और फिर अपना थैला भरती। वह आगे बढ़ जाती। मैं लगातार छुपकर उसका पीछा कर रहा था ताकि सब कुछ मालूम कर सकूं। तभी तक उसको मुझ पर कोई शक नहीं हुआ था, क्योंकि मैंने खुद का हुलिया बदल लिया था। मैं अभी कुछ ही दूर था उससे जब उसको एक बच्चे के पास जाते देखा। उसने अपना थैला रखकर बच्चों से थोड़ी बातें की और फिर उनके बाल सहलाए। एक बार फिर आगे बढ़ गई। वह पैदल ही जा रही थी तो मुझे भी पैदल ही उसके पीछे जाना पड़ा। आधा घंटा लगातार पैदल चलने के बाद वह एक वीरान सी जगह पर आ गई थी, जहां ज्यादा आबादी नहीं थी, बल्कि आबादी ना होने के बराबर थी। यहाँ कुछ झोपड़ियां बनी हुई थी और वह भिखारिन उन्हें झोपड़ियों की तरफ जा रही थी। जितनी भी झोपड़ियां बनी हुई थी एक दूसरे से काफी फासले पर बनी हुई थी और सब झोपड़ी के आगे पर्दा लगा हुआ था, जिसकी वजह से झोपड़ी के अंदर देख पाना मुश्किल था। मैं उसका पीछा करता रहा और तब तक वह एक झोपड़ी के करीब पहुंच गई थी और उसने पर्दा हटाया। लेकिन यह देखकर मेरी जान निकल गई कि झोपड़ी के अंदर छोटे छोटे बच्चे बैठे हुए थे जो रो रहे थे। उनके साथ एक कम उम्र लड़की भी थी जो उन बच्चों को चुप करवाने की कोशिश कर रही थी। उस झोपड़ी में इतने बच्चों को देखकर मैं शक में पड़ गया था कि इतने बच्चे उसके नहीं हो सकते, क्योंकि वह तो शादीशुदा भी नहीं लगती थी। तो इसका क्या मतलब था? क्या वह भी कोई बच्चा चोरी करती थी? यकीनन उसने इन सारे बच्चों को चुराया होगा और अब उनको अपने कब्जे में कर रखा होगा। या तो वह इन बच्चों के बदले उनके माँ बाप से पैसे लेगी, या फिर इनको अपने साथ भीख मांगने के धंधे पर लगा देगी और फिर पैसे कमाएगी। या फिर भी हो सकता है कि यह बच्चों को गैर कानूनी तरीके से बेच देती हो। यह सारी बातें मेरे दिमाग में आने लगी थी और अब मुझे उस भिखारिन से हमदर्दी होने पर खुद पर अफसोस हो रहा था। मैं खुद को कोस रहा था कि उसकी मासूम और खूबसूरत शक्ल देखकर मैं पिघल गया और उसे इतने समय से फ्री में कपड़े देता रहा। मैं एक पेड़ के पीछे छिपा खुद को कोस रहा था, जबकि मेरी नजरें सामने भी उस भिखारन पर ही टिकी हुई थी जो उससे भी कम उम्र की लड़की से कुछ कह रही थी। वह लड़की सर हिलाती उसे कुछ बता रही थी। बच्चे लगातार रो रहे थे, जिसकी वजह से उस भिखारी ने अपने थैले में से सबको फल निकाल कर दिए। सारे बच्चे लगभग 3 से लेकर 10 साल तक के थे। मैं अभी उसी को देख रहा था जब साथ वाली झोपड़ी का पर्दा हटा और वहां से एक बूढ़ी औरत बाहर आई। पर मैंने देखा वहां भी 8 से 10 बच्चे नजर आए और सब 9-10 या तकरीबन 12 साल के थे, जिनमें लड़के और लड़कियां दोनों थे। वह औरत अब इस भिखारिन के पास जाकर हाथ हिला हिला कर कुछ कह रही थी, जिस पर भिखारिन भी कुछ बता रही थी। अब मुझे घबराहट होने लगी थी।
और घबराहट की वजह से मेरा शरीर पसीना पसीना होने लगा था। मुझे लग रहा था कि यह तो उसका पूरा गिरोह है और इनका यह बच्चों वाला बिजनेस दूर दूर तक फैला हुआ है। इतने सारे बच्चों को इसने कैद करके रखा हुआ है। मैं वहां से वापस अपनी दुकान पर आ गया और कपड़े बदलकर गहरी सांस भरकर खुद को रिलैक्स करने लगा। वह सब कुछ देखकर मेरा दिमाग हिल गया था और समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। मैंने काम करने वाले लड़के को छुट्टी दी और दुकान बंद करके घर आ गया। बार बार मेरी नजरों के सामने उन मासूम और रोते हुए बच्चों के चेहरे घूम रहे थे जो उस भिखारिन की कैद में थे। ना जाने वह उनके साथ क्या करने वाली थी। यह सोचकर ही मेरा शरीर कांप रहा था। मैंने अपने बच्चों से भी कोई बात नहीं की थी, वरना पहले मैं आते ही अपने बच्चों से बातें करता था और उनके साथ कुछ देर खेलता था। मेरी परेशानी को मेरी पत्नी भी भाप गई थी। मुझे यूं चुप देखकर मेरी पत्नी ने पूछा, क्या हुआ है? इतने परेशान क्यों हो? पहले तो ऐसे कभी परेशान नहीं हुए। पहले तो मैंने टाल दिया कि कोई बात नहीं, लेकिन जब वह जिद पर आ गई तो सब कुछ बता दिया, सिवाय इस बात के कि मैं उसे रोज नए कपड़े देता था। अगर मैं उसे यह बात बता देता तो वह मुझे बेवकूफ समझकर हंसने लग जाती कि आखिर तुमने ऐसा क्यों किया, फ्री में इतने सारे कपड़े क्यों दिए। मेरी सारी बात सुनकर वह भी सोच में पड़ गई थी कि यह मासूम बच्चों की जिंदगियों का सवाल था। अचानक उसने कहा कि इस सब का हल सिर्फ यह है कि पुलिस को सब कुछ बता दिया जाए, ताकि वह खुद ही बच्चों को उस भिखारिन से छुड़ा सके और उन्हें उनके माँ बाप तक पहुंचा सके। इस तरह आपकी टेंशन भी खत्म हो जाएगी और बच्चे भी अपने माँ बाप के पास पहुंच जाएंगे। अपनी पत्नी की बात सुनकर मैं सोच में पड़ गया था। कह तो वह ठीक रही थी। यह बात एक दो बच्चों की नहीं, बल्कि 20-25 बच्चों की थी जो उस भिखारिन की कैद में थे और अपने माँ बाप से दूर तड़प रहे थे। एक अकेला मैं उस भिखारिन से नहीं लड़ सकता था और फिर उसके पूरे गिरोह को पकड़ना बहुत मुश्किल काम था। पुलिस ही सारे मामले को अच्छे से हैंडल कर सकती थी। अगर मैं अकेला ही इस मामले में पड़ता तो शायद मैं खुद भी इस मामले में फंस सकता था। अपनी पत्नी की बात पर सोच विचार करके मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह मामला पुलिस तक ही जाना चाहिए। अगले दिन भिखारिन सूट लेने आई तो मैंने बिना कुछ कहे सूट उसे दे दिया। फिर काम वाले लड़के को दुकान पर बिठाकर मैं पुलिस स्टेशन की तरफ रवाना हुआ। पुलिस स्टेशन पहुंचकर मुझे आधा घंटा इंतजार करना पड़ा और फिर इंस्पेक्टर के फ्री होने पर मैंने उसके पास जा पहुंचा। इंस्पेक्टर के पूछने पर मैंने सब कुछ बता दिया, जिसे सुनकर इंस्पेक्टर ने कहा कि वह खुद इस मामले को हैंडल करेगा। पुलिस वाले ने कहा कि तुम हमें बस उस जगह की लोकेशन बता दो या फिर हमारे साथ चलो। मैंने इंस्पेक्टर को उस जगह के बारे में बता दिया और कहा मैं आपके साथ ही जाऊंगा ताकि सब कुछ अपनी आंखों से देख सकूं। मैं इंस्पेक्टर से कुछ देर और बात की और फिर वहां से निकल आया। रूटीन के मुताबिक काम निपटाए शाम को इंस्पेक्टर का फोन आ गया कि वह इसी समय वहां रेड करने जा रहे हैं ताकि जल्द से जल्द बच्चों को छुड़वाया जा सके और उनके माँ बाप तक पहुंचाया जा सके। कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें देर हो जाए
और भिखारिन बच्चों को आगे कहीं और पहुंचा दे। मैं उसी समय पुलिस थाने की तरफ रवाना हुआ और इंस्पेक्टर से जाकर मिला। इंस्पेक्टर पूरी तैयारी में थे। 15 पुलिस वालों की टीम तैयार थी और फिर मेरे आते ही सब वीराने की तरफ रवाना हुए। रास्ते में वह मुझे मेरे बारे में भी पूछ रहे थे कि मैं कौन हूँ, क्या करता हूँ। तो मैं भी बिना कुछ छुपाए उसे अपने बारे में सब कुछ बता रहा था। इस बीच वह मुझे जुर्म करने वाले लोगों के बारे में भी बताते रहे कि कैसे लोग एक दूसरे के दुश्मन बनकर एक दूसरे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अपने अपने फायदे के लिए दूसरों को मारना, लूटना, उन्हें नुकसान पहुंचाना बहुत आम हो गया है। वह कहते हैं ना कि अपना काम बनता और भाड़ में जाए जनता। मैं पुलिस इंस्पेक्टर की बातों से सहमत था। बातों बातों में हम उस वीराने के पास पहुंच चुके थे। इंस्पेक्टर ने गाड़ियों को कुछ दूर ही रुकवा लिया था और अपने पुलिस कर्मियों को कहा कि झोपड़ियों को चारों तरफ से घेरने को बोल दिया। सारे पुलिस कर्मियों ने झोपड़ियों को चारों तरफ से घेर लिया। मैं गाड़ी के अंदर ही बैठा था क्योंकि पुलिस इंस्पेक्टर ने मुझे बाहर आने से मना कर दिया था कि बाहर आने में तुम्हें खतरा हो सकता है। ऐसा ना हो कि घर के लोग हमला कर दे। ऐसे में तुम्हारी जान को खतरा हो सकता है। मैं भी गाड़ी के अंदर बैठा ही इन लोगों की कार्यवाही देख रहा था। झोपड़ियों को घेर लिया गया था और इंस्पेक्टर अब भिखारिन को बाहर आने के लिए कह रहा था। इंस्पेक्टर की आवाज सुनकर भिखारिन, वह बूढ़ी औरत और वह कम उम्र की लड़की बाहर आ गए थे। इंस्पेक्टर ने कहा, फौरन अपने आप को हमारे हवाले कर दो। वह तीनों कुछ परेशान सी लग रही थी। मैं दूर बैठा उनके चेहरे के हाव भाव को देख सकता था। भिखारिन हाथ जोड़कर इंस्पेक्टर से कुछ कह रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर सिर हिला रहा था। थोड़ी देर में झोपड़ी से बच्चे भी बाहर आ गए थे और यह सब कुछ देख रहे थे और रो भी रहे थे। इंस्पेक्टर ने अपने पुलिस कर्मियों को समझाया कि वह इन तीनों को गिरफ्तार कर ले। वह तीनों रोती हुई हाथ जोड़ रही थी, लेकिन इंस्पेक्टर नजरअंदाज करते हुए हथकड़ियां डालकर उन तीनों को वैन में डाल चुका था। कुछ देर बाद झोपड़ियों की तलाशी ली गई, लेकिन कुछ भी खास नहीं मिला। किसी तरह से कोई हमला भी नहीं हुआ था। शायद उसके साथी ही कहीं छुपकर बैठे हुए थे या फिर यहाँ मौजूद ही नहीं थे। सारे बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्हें जल्दी ही जीपों में सवार कर लिया गया और फिर वापस थाने की तरफ चल दिए। मैंने इंस्पेक्टर से बात करके विश्वास लिया कि वह बच्चों को उनके घर तक पहुंचा देगा। इस केस के लिए अलग से फाइल तैयार कर ली गई थी और उन तीनों भिखारिनों को जेल में बंद कर दिया गया था। मैं बहुत रिलैक्स होकर घर वापस आ गया था। मैंने एक बहुत ही अच्छा काम किया था, तो मैं अंदर से बहुत खुश था। घर आने के बाद मैंने सब कुछ अपनी पत्नी को बताया, जिसे सुनकर वह भी खुश हो गई थी कि चलो सब कुछ अच्छे से हो गया और किसी तरह का कोई नुकसान भी नहीं हुआ। मैंने भी सोचा कि चलो बेसहारा बच्चों को उनके माँ बाप मिल जाएंगे। अगले दिन मैं अपनी दुकान पर आ गया था। रूटीन के मुताबिक वह भिखारिन ना आई थी, और आती भी कैसे, वह तो जेल में बंद थी। मैं भी सुकून से बैठा ग्राहक के आने का इंतजार कर रहा था, लेकिन 12 बज गए थे और कोई भी ग्राहक नहीं आया था। मैं सामने वाली दुकान की तरफ देखने लगा।
जहां आज मेरी दुकान से भी ज्यादा भीड़ लगी हुई थी। दोपहर से शाम हो गई, मगर सिर्फ एक ग्राहक आया और सिर्फ एक सूट लेकर चला गया था। मैं कुछ परेशान हुआ, क्योंकि एक बार भी फिर से वही स्थिति हो गई थी जो उस भिखारिन के आने से पहले होती थी। अगले 2 दिन ऐसे ही निकल गए थे, मगर दुकान पर कोई भी ग्राहक आता ही नहीं था। कमाई बिल्कुल ना के बराबर हो गई थी। मेरी दुकान पर काम करने वाला लड़का भी परेशान था कि अगर ऐसा ही रहा तो फिर उसकी नौकरी चली जाएगी। मैं भी परेशान था कि अगर ऐसा ही रहा तो मैं इस लड़के को काम पर नहीं रख पाऊंगा। भला मैं उसे सैलरी कहाँ से दूंगा? मैं सोच में पड़ गया था। भिखारिन न आती थी तो मेरी दुकान पर भीड़ कम हो गई थी। अब तो मुझे ऐसे लगा जैसे मुझे उसकी बद्दुआ लग गई है। लेकिन वह मुझे बद्दुआ कैसे देती? उसे तो पता ही नहीं था कि उसका राज मैंने जाकर पुलिस को बताया है। मैं बहुत परेशान रहने लगा था, क्योंकि दिन ब दिन मेरी दुकान पर जो लोग आते थे वह भी आना बंद हो गए थे। मैं सारा सारा दिन दुकान पर मक्खियां मारा करता था और ग्राहकों का इंतजार करता रहता। मैं अपनी पत्नी को अपनी परेशानी बताता था तो वह भी चिंता में पड़ गई थी, लेकिन इसका हल तो उसके पास भी नहीं था। हम ग्राहकों को जबरदस्ती तो अपनी दुकान पर नहीं ला सकते। एक दिन ऐसे ही मैं इंस्पेक्टर को फोन कर उस भिखारन के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि वह अपना मुंह खोलने पर राजी नहीं है। उसका यही कहना है कि वह सारे बच्चे उसके अपने हैं। उसके साथ उसकी एक बहन और बूढ़ी माँ है, और वह भी यही कहती है कि वह सभी बच्चे उनके अपने हैं। उन्होंने कहीं से भी चोरी नहीं की है, ना ही वह बच्चों को मांगने पर मजबूर करते हैं और ना ही वह बच्चों को बेचते हैं। उनका संबंध किसी भी गिरोह से नहीं है। अदालत ने उन तीनों के खिलाफ सबूत इकट्ठा करने के लिए कहा है, लेकिन उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। ना ही उनकी झोपड़ियों से कुछ ऐसा मिला है जिससे यह साबित हो सके कि वह कोई इस तरह का काम करते हैं। इंस्पेक्टर के मुंह से यह सब सुनकर मैं हैरान रह गया। मैंने पूछा कि बच्चों का क्या हुआ? क्या उनके माता पिता नहीं मिले? वह तो गवाह दे सकते हैं कि वह उनके बच्चे हैं या नहीं। इंस्पेक्टर ने कहा कि इन बच्चों में से किसी के माता पिता का पता नहीं चल सका है। अखबार में भी एड दे दिया गया है, लेकिन अब तक कोई भी उनको लेने नहीं आया और वह बच्चे बस रोते रहते हैं और कहते हैं कि उन्हें उनकी माँ के पास जाना है। मैंने हैरानी से पूछा कि माँ कौन है? इंस्पेक्टर ने बताया कि वह अपनी माँ यानी उसी भिखारन को कहते हैं जिसके खिलाफ आपने कहा था कि यह बच्चों को कैद करके रखती है। उसी भिखारन को अपनी माँ कहते हैं। बूढ़ी औरत को नानी और उस कम उम्र लड़की को मासी कहते हैं। इस पर इंस्पेक्टर कुछ और भी बोल रहा था, लेकिन मैं तो इतनी सी बात सुनकर ही हैरान रह गया था कि आखिर यह सब हो क्या रहा है। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने फोन बंद कर दिया। कुछ तो अजीब था जो हमारी आंखों से छुपा हुआ था। अब तो मेरे दिल ने भी कहना शुरू कर दिया था कि मैं कहीं ना कहीं कुछ गलत तो नहीं कर आया हूँ। इस बारे में सोच सोच कर मेरा सिर दर्द करने लगा था, लेकिन कोई भी सिरा हाथ नहीं आ रहा था। बच्चों के लिए भी अखबार में एड दे दिए गए थे, लेकिन किसी ने भी अपना बच्चा नहीं कहा था।
और ना ही कोई बच्चे को लेने आया था। कुछ सोचकर मैं दुकान को काम वाले लड़के के हवाले कर आया और खुद थाने जा पहुंचा और सीधा इंस्पेक्टर से जाकर मिला, जो खुद इस मामले में उलझा हुआ था। मुझे देखते ही वह सीधा होकर बैठा, तो मैं भी उसके सामने जाकर बैठ गया। मेरे कुछ बोलने से पहले ही उसने कहा कि बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। वह सिर्फ अपनी माँ, नानी और मासी के पास जाना चाहते हैं। मैंने उनमें से जो कुछ बड़े बच्चे थे उनसे पूछताछ की है। उन्होंने बताया है कि उनकी माँ ने कभी उन्हें मारा भी नहीं है। वह अपनी नानी और अपनी मासी के साथ रहते हैं। और यही नहीं, उन बच्चों ने बताया कि जब से उन्होंने होश संभाला है तब से उन्हें तीनों के साथ रहते हैं। हाँ, उन बड़े बच्चों ने यह भी बताया कि कभी कभी माँ किसी नए बच्चों को ले आती है और फिर वह भी हमारे साथ ही रहने लगते हैं और फिर कहीं नहीं जाता। हमारी माँ बहुत अच्छी है, हमारे लिए खाने पीने, रहने का और कपड़ों की व्यवस्था करती है और हम सबसे बहुत प्यार करती है। कभी कोई बाहर का आदमी हमसे मिलने नहीं आता। इंस्पेक्टर की बातें सुनकर मैं और भी उलझ गया था। मैंने इंस्पेक्टर से पूछा कि इस सब का क्या मतलब है। इंस्पेक्टर ने कहा कि मुझे तो लगता है कि आपने जो कुछ बताया था वह सिर्फ गलतफहमी है। इन तीनों के खिलाफ हमें कोई भी सबूत नहीं मिले हैं। जरूर आपको कोई गलतफहमी हुई होगी। अभी मैं उन औरतों से पूछताछ करने ही जा रहा था कि आप आ गए। मैंने कहा कि मैं भी चलता हूँ। मैं इंस्पेक्टर के साथ उन तीनों औरतों के पास आ गया जो एक ही जगह पर बंद थे। उन तीनों की हालत पर मुझे बहुत दया आई। साफ मतलब था कि लेडी इंस्पेक्टर ने उनसे सब कुछ उगलवाने के लिए उन पर हाथ साफ किया था। मुझे देखते ही वह खूबसूरत सी भिखारी जल्दी से मेरी तरफ लपकी थी और फिर सलाखों को थाम कर कहने लगी, बाबूजी, अच्छा हुआ कि तुम आ गए। मुझे पता था मेरा भगवान मेरे लिए किसी न किसी को मेरा मददगार बनाकर जरूर भेजेगा, हमें बचाने के लिए। और देखो, तुम आ गए। उसकी आंखों पर विश्वास की बड़ी पट्टी देखकर मैं शर्मिंदा हो गया। जिसे वह अपना मददगार समझ रही थी, वह तो असल में उसे यहाँ पहुँचाने का जिम्मेदार था। इंस्पेक्टर ने खामोशी से हमें देखा। मैंने पूछा कि तुम इतने सारे बच्चों को अपने पास क्यों रखती हो? आखिर यह बच्चे किसके हैं? उसने कहा कि यह सारे बच्चे मेरे हैं। मैंने थोड़ा गुस्से से कहा कि मैं जानता हूँ तुम शादीशुदा नहीं हो और इतने बच्चे तुम्हारे नहीं हो सकते। उसने कहा, सगे नहीं तो क्या हुआ, मगर मैंने इन्हें पाला है तो यह मेरे ही बच्चे हुए। छोटी उम्र में ही मेरा बाप गुजर गया था। हम पहले भी झोपड़ियों में रहते थे और मांग मांग कर गुजारा करते थे। माँ बीमार पड़ गई तो मैंने यह अपना पैसा बना लिया। क्योंकि अनपढ़ थी, कहीं कोई इज्जतदार नौकरी नहीं कर सकती थी, खुद को इतना मजबूत बना लिया कि कोई मर्द बुरी नजर डालने से पहले डरता था। मैं गली गली भीख मांगती तो कई बच्चे मुझे बेसहारा मिल जाते थे, जिनके सर पर ना माँ का साया होता था और ना ही बाप का। यह सारे बच्चे सड़कों के किनारे सोते और मांग मांग कर खाते। कुछ बच्चे तो इतने छोटे होते हैं कि उनको पता भी नहीं होता था कि वह क्या कर रहे हैं। और कुछ बच्चे तो मुझे ऐसे मिले थे जो सिर्फ 1 या 2 दिन के थे। शायद किसी के पाप की वजह से इस दुनिया में आ गए थे
और उसे कूड़े में फेंक दिया गया था। मैं उन बच्चों को उठा लाती थी और उन्हें पालती थी, उनकी देखभाल करती थी। ऐसे करते करते मेरे पास 202 बच्चे जमा हो गए। लोग बच्चों को खुद से दूर करते हुए यह भी नहीं सोचते कि यह कितना बड़ा पाप है। अनाथ बच्चों के रिश्तेदारों का फर्ज होता है कि वह उन अनाथ बच्चों की परवरिश करे, मगर आज के दौर में इंसानियत जैसे मर गई है। बच्चों के अनाथ होते हुए ही उनके रिश्तेदार भी उन्हें भूल जाते हैं। आप इन बच्चों से खुद पूछ लो, मैंने इन बच्चों को पाला है, मेरी माँ ने और मेरी बहन ने पाला है। उस भिखारन की बात सुनकर मैं शर्मिंदा हो गया कि मैं कितना गलत समझा था इन सबको। इंस्पेक्टर ने अदालत में जमा करवाई रिपोर्ट वापस ले ली थी और उस भिखारिन की माँ, बहन और बच्चों को छोड़ दिया था, लेकिन अपने तौर पर कुछ समय तक उन पर नजर रखवाई थी। लेकिन सब कुछ वैसा ही था जैसा उस भिखारी ने कहा था। तभी इंस्पेक्टर ने कुछ लोगों के साथ मिलकर एक छोटी सी जगह पर एक मकान उनके लिए बनवा दिया था, जिसमें वह सारे बच्चों के साथ रहने लगी थी। वह मुझे और इंस्पेक्टर को ना जाने कितनी दुआएं देती। मैं भी उन बच्चों के लिए कपड़े और खाने पीने का सामान भेजता रहता था। और भगवान का करिश्मा फिर हुआ कि मेरी दुकान पर ग्राहकों की भीड़ लगने लगी थी। और तो और उस इंस्पेक्टर का भी प्रमोशन हो गया था। मुझे अब समझ आ गया था कि वह एक गरीब को दिए गए पुण्य का फल था। मैंने भगवान का धन्यवाद किया कि समय रहते मुझे सारी सच्चाई पता चल गई थी। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आशा करती हूँ आपको पसंद आई होगी। ऐसी ही और कहानियाँ सुनने के लिए बने रहिए हमारे साथ। अपना प्यार और सपोर्ट दीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, आप सुनना चाहते हैं अपने पसंद की कोई कहानी हमारी जुबानी, तो आप हमें भेज दीजिए फेसबुक या इंस्टाग्राम पर। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।